इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है ऑल और मैकी नाम के दो वर्कर्स को दिखाते हुए, जो कि पहाड़ी वाले इलाकों में आकर वहां के कुछ तार फिक्स कर रहे थे। ऑल और मैकी तो अपने काम में काफी ज्यादा माहिर होते हैं क्योंकि वो ये काम काफी अरसे से कर रहे थे। अब जैसे ही वो दोनों सारा मेंटेनेंस का काम खत्म करके टाउन की तरफ बढ़ने लगे, तभी रास्ते में उन्हें रोंडा नाम की एक रिसर्चर दिखाई देती है। रोंडा दोनों वर्कर से पूछती है कि क्या रिसेंटली यहाँ आसपास कोई खुदाई का काम चालू हुआ है कि नहीं, लेकिन ऑल एंड मिकी को इन सारी चीजों के बारे में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। रोंडा जवाब देती है क्योंकि मुझे हाल ही में जमीन के अंदर से कुछ अजीब तरीके के वाइब्रेशंस मिले हैं और एक अच्छा रिसर्चर होने के कारण मुझे ये पता करना होगा कि ये वाइब्रेशन आखिर कहाँ से आ रहे हैं। ऑल एंड मिकी को काम से टाउन के अंदर जाना था, इसीलिए वो रोंडा को अपनी रिसर्च करने का वहीं छोड़ के चले जाते हैं। वो दोनों तो पहुंच गए थे वॉल्टर नाम के उसके दोस्त के शॉप के अंदर। वॉल्टर उन दोनों का काफी पुराना दोस्त था और उसकी शॉप में काफी सारे कस्टमर्स भी आया करते। तभी ऑल और मिकी ने ये नोटिस किया कि वहाँ की वेंडिंग मशीन अचानक हिलने लगी है। उन्होंने तो इस बात की शिकायत वॉल्टर से भी की। वॉल्टर को लग रहा होता है कि शायद उसके अंदर कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए हैं, लेकिन वो जल्दी उसे ठीक करवा देगा। अब हमें उस सुनसान इलाके में रैंडा दिखाई जा रही थी, जो लगातार अपना रिसर्च पर ध्यान दे रही होती है। उसके पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स मौजूद थे जिससे कि वो सारी चीजें मेजर कर रही थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही समय में उसके साथ गंभीर घटनाएं घटने वाली हैं। अब रैंडा अपना सारा सामान इकट्ठा कर रही थी, तभी अचानक आसपास की जमीन ऊपर की तरफ उठने लग जाती है। ऐसा लग रहा था कि जमीन के अंदर से कोई बड़ी सी चीज एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है और वो चीज तो लगातार रैंडा पर नजर भी रख रही थी। रैंडा जो इन सारी चीजों से एकदम अनजान होती है, वो तो अपने कार में जाकर बैठ गई थी और उसे तो पता ही नहीं होता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। अब यहाँ ऑल और मिकी अपना सारा काम खत्म करके दूसरी जगह पर जा रहे होते हैं। तभी उनकी एक पहचान की लेडी जिसका नाम नैन्सी होता है, वो उन दोनों को बुलाकर कह रही थी कि मेरे पास तुम दोनों के लिए कुछ काम मौजूद है और अगर तुम उसे कर दोगे तो मेरी काफी हेल्प हो जाएगी। लेकिन ऑल और मिकी उसके काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं दूसरी तरफ। अब रास्ते में जाते समय उन्हें अपना एक पुराना दोस्त एडगर दिखाई देता है, जो कि टावर के ऊपर पता नहीं क्यों बैठा हुआ था। मिकी लगातार एडगर को आवाज लगा रहा होता है, लेकिन वो कुछ जवाब भी नहीं देता। इसीलिए अब उसने टावर के ऊपर जाकर उसे चेक करने का डिसाइड किया। लेकिन जैसे ही वो एडगर के पास पहुंचा, तब पता चलता है कि एडगर तो पहले ही मर चुका है। कैसे भी करके वो दोनों एडगर को नीचे लेकर आते हैं और डॉक्टर के पास भेजते हैं। डॉक्टर ने जांच पड़ताल करके बताया कि एडगर की मौत तो डिहाइड्रेशन की वजह से हुई है, यानी कि उसने कई दिनों से पानी पिया ही नहीं था। अब ये बात ऑल और मिकी को समझ में ही नहीं आती कि एडगर इतने दिनों तक टावर के ऊपर क्या कर रहा था और आखिरकार नीचे ना उतरने की उसकी मजबूरी क्या थी। अब हमें दूसरी तरफ फ्रेड नाम का एक किसान दिखाया जा रहा था, जो अपनी भेड़ों को फार्म में चरने के लिए छोड़ देता है। फ्रेड तो भेड़ों पर नजर रखने के साथ साथ अपना कुछ दूसरा काम भी कर रहा होता है, लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि उसकी भेड़ें किसी चीज से लगातार डर रही हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह पर लगातार भाग रही थी, लेकिन जब फ्रेड चेक करने के लिए उस पोजीशन पर आया, तभी अचानक जमीन हिलने लगी और अंदर से किसी ने फ्रेड को खींच लिया। फ्रेड तो कुछ समझ ही नहीं पाता और उसकी वहीं दर्दनाक मौत हो गई। थोड़ी देर बाद ऑल और मिकी अपनी कार से होते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं फ्रेड से कुछ काम निकलवाने के लिए, लेकिन उन्हें फ्रेड कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके फार्म में आने के बाद दोनों को सिर्फ एक हैट दिखाई देती है जो फ्रेड की हो सकती थी, लेकिन जैसे ही ऑल और मिकी ने उस टोपी को ऊपर उठाया तो उन्हें वहाँ पर फ्रेड का कटा हुआ सर मिलता है। ये मंजर इतना ज्यादा खौफनाक था कि ऑल और मिकी पूरी तरीके से शॉक रह जाते हैं। वो दोनों तो अपनी जान बचाकर तुरंत ही वहाँ से भागने लगे। उन्हें लग रहा था कि आसपास कोई खतरनाक हत्यारा घूम रहा है जो लोगों को लगातार मौत के घाट उतार रहा था। दोनों जब अपनी गाड़ी में जा रहे थे तब उन्हें वहाँ पर कुछ वर्कर्स भी दिखाई देते हैं जो कि लगातार ड्रिलिंग का काम कर रहे थे। मिकी ने तो उन वर्कर्स को सावधान कर दिया था कि तुम दोनों जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि आसपास एक खतरनाक हत्यारा घूम रहा है जिसने कई लोगों को मार दिया। बट देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो दोनों वर्कर्स मिकी और ऑल की बातों पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देते। अब होना क्या था, मिकी और ऑल के जाने के बाद वो वर्कर जो लगातार ड्रिलिंग कर रहा था, उसे जमीन के अंदर कुछ मूवमेंट्स दिखाई देते हैं और ऐसा लग रहा था कि उसके ड्रिलिंग मशीन को किसी ने अंदर से पकड़ लिया हो। पर जब तक वो एम्प्लॉय अपने आप को संभालता, जमीन के अंदर मौजूद वो खतरनाक चीज ड्रिलिंग मशीन के साथ ही उस वर्कर को अपने साथ खींचते हुए लेकर चली गई। दूसरा वर्कर भी लगातार उसके पीछे भागता जाता है, लेकिन शायद अब काफी देर हो चुकी थी।
उस पहाड़ी वाले इलाके में इतनी ज्यादा हलचल होने की वजह से ऊपर से काफी बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे थे और ये खतरनाक पत्थर दूसरे एम्प्लॉय के ऊपर जाकर गिर जाते हैं, जिससे कि वो भी तुरंत ही मारा गया। लेकिन शायद ये सारी चीजें तो सिर्फ एक शुरुआत है किसी खतरनाक घटना घटने की। मिकी और अर्ल तो ट्रेवल करते हुए जल्द से जल्द अपने दोस्त वॉल्टर के शॉप में आ जाते हैं। उन दोनों ने सोचा कि हमें ये सारी बातें पुलिस वालों को बता देनी चाहिए, लेकिन जब वो कॉल कनेक्ट करते हैं तब वहां पर सिग्नल बिल्कुल भी मिल ही नहीं रहा था। अब बहुत ज्यादा सोचने के बाद उन दोनों ने डिसीजन लिया कि वो टाउन की तरफ चले जाएंगे पुलिस वालों को रियलिटी बताने के लिए, क्योंकि ये सारी चीजें एक समय के बाद काफी ज्यादा बढ़ सकती थी। दोनों अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर उसी पहाड़ी वाले इलाके की तरफ जाने लगे। वहां पहुंचते ही उन्होंने नोटिस किया कि वो दोनों वर्कर्स तो वहां से गायब हो चुके हैं और अब तो पहाड़ पे से काफी सारे पत्थर नीचे रास्ते की तरफ आ गए थे। मिकी और अर्ल जब थोड़ा आगे बढ़कर उन पत्थरों के पास जाते हैं तब उन्होंने देखा कि एक एम्प्लॉय की बॉडी पूरी तरीके से उसके अंदर सनी हुई थी और उसका पूरा खून पत्थरों के ऊपर लिपटा हुआ था। इस बात से उन्हें ये तो कंफर्म हो जाता है कि जिसके लिए वो इन एम्प्लॉय को मना कर रहे थे वो रियलिटी में सामने आने वाले लोगों को मार रहा है। अब दोनों ही जल्द से जल्द अपने ट्रक के अंदर बैठ जाते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी ऐसा लग रहा था कि उनकी कार को किसी ने पकड़ लिया है। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी वो निकल नहीं रही थी, लेकिन आखिरकार वो दोनों वहां से छूट ही जाते हैं। अब वो दोनों टाउन में ना जाने के बजाय फिर से अपने दोस्त वॉल्टर की शॉप में चले गए थे। कार से उतरने पर उन्होंने जब नीचे की तरफ देखा तब पता चलता है कि उनके कार के अंदर तो एक अजीब तरीके का टेंटिकल फंस चुका है और इसी की वजह से उस पहाड़ी वाले इलाके में उनकी कार मूव नहीं हो रही थी। उनमें से किसी को आइडिया नहीं होता कि आखिर ये टेंटिकल किसका है और कहां से आया। अब हम रात के समय खुले मैदान के अंदर डॉक्टर जेन को देख रहे थे जो अपनी वाइफ के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों को जरा भी खबर नहीं थी कि ये उनकी आखिरी रात हो सकती है। सारी चीजें अच्छे से सेट करने के बाद डॉक्टर जेन ने देखा कि उनका जनरेटर बंद हो चुका है। जब वो जनरेटर को अपनी वाइफ के साथ देखने आते हैं तब पता चला कि ये जनरेटर तो जमीन के अंदर धंस चुका है, पर इसका रीजन क्या था उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता होता। कुछ देर के अंदर ही अंदर वो जनरेटर तो पूरा ब्लास्ट हो गया था, वो भी जमीन के अंदर, जिससे कि उस जगह की जमीन का वाइब्रेशन लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। डॉक्टर जैन को समझ ही नहीं रहा था कि आखिर वो इस कंडीशन में क्या करे। तभी अचानक डॉक्टर जैन को जमीन के अंदर किसी ने खींच लिया था, जो देखते ही देखते डॉक्टर जैन को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। डॉक्टर जैन की वाइफ इन सारी चीजों से काफी परेशान होकर चिल्लाने लगी थी। तभी जमीन का सीना फाड़कर एक खतरनाक क्रिएचर बाहर निकल रहा था, जो पूरी तरीके से एक टेंटिकल टाइप का मॉन्स्टर होता है और शायद इसी ने ही डॉक्टर जैन और बाकी लोगों को खत्म किया होगा। चौंकाने वाली बात यह होती है कि इसी क्रिएचर का छोटा सा टेंटिकल मिकी और अर्ल के गाड़ी में फंस गया था। डॉक्टर जैन की वाइफ ये सारी चीजें देखकर काफी डर जाती है, इसीलिए वो अपने कार में जाकर छुप गई थी। उन्हें लग रहा होता है कि कार में वो क्रिएचर उन्हें कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन ये उनकी गलतफहमी होती है। अब तो जमीन में मौजूद उस खतरनाक क्रिएचर ने तो डॉक्टर जैन की वाइफ के साथ साथ पूरी कार को ही अंदर खींच लिया होता है, यानी कि अब डॉक्टर जैन की वाइफ की भी बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो गई। अब यहाँ वॉल्टर की शॉप में ऑल और मिकी के साथ और भी सारे कस्टमर्स फंस चुके थे, जिन्हें कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा होता। उन सभी की गाड़ियां किसी न किसी वजह से खराब हो चुकी थी, जिससे कि टाउन में जाने का ये रास्ता तो एकदम से बंद हो जाता है। बट सभी को ये बात तो एटलीस्ट पता चल गई थी कि उन्हें किसी भी तरीके से पुलिस वालों को इस बारे में इन्फॉर्म करना ही होगा, जिससे कि वो उन्हें रेस्क्यू कर ले और वो यहाँ से सही सलामत बाहर निकले। तभी वॉल्टर कहता है कि मेरे पास कुछ घोड़े मौजूद हैं, जिसके ऊपर सवार होकर हम यहाँ से बाहर निकल सकते थे। मिकी तो वॉल्टर पर गुस्सा हो रहा था कि ये बात उसने पहले क्यों नहीं बताई। अब सारे कस्टमर शॉप से बाहर आकर अपने अपने घोड़े चूज करने लगे थे। धीरे धीरे वो सब घोड़े पर सवार होकर टाउन की तरफ बढ़ने लगे। मिकी और अर्ल भी लगातार अपने रास्ते की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उनकी नजर उस बंजर जमीन पर जाती है जहाँ पर डॉक्टर जैन अपना कुछ रिसर्च करते थे। वो दोनों अपने सेटिस्फेक्शन के लिए उस जगह पर जाकर देखने भी लगे। हालांकि उन्हें वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन थोड़ी जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर जैन की गाड़ी तो जमीन के अंदर धंस चुकी है, यानी कि शायद जो खतरनाक चीज जमीन के अंदर लोगों को मार रही थी उसने डॉक्टर जैन और उसकी वाइफ को भी खत्म कर दिया होगा। पर अब अचानक बिना कोई देरी किए जमीन में से वही खतरनाक क्रिएचर बाहर आने लगता है। अर्ल और मिकी तो कैसे भी करके अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे थे,
लेकिन इतने समय में पहली बार वो उस खतरनाक क्रिएचर का चेहरा देखते हैं, जिसका शरीर बहुत ही ज्यादा बड़ा और लचीला था। वो क्रिएचर तो अब बाहर निकल के भी उन दोनों का पीछा करने लग जाता है। हालांकि ऑल और मिकी लगातार पथरीले वाले इलाकों की तरफ भाग रहे थे, क्योंकि पत्थर के अंदर वो क्रिएचर जल्दी नहीं घुस पाएगा। उस लचीले वाले क्रिएचर ने तो जमीन के अंदर से उनका पीछा करना स्टार्ट कर दिया था, जो चारों तरफ लगातार तबाही मचाता जाता है। ऑल और मिकी भागते भागते एक सीमेंट से बनाए गए रास्ते में पहुंच जाते हैं, जो पानी ट्रांसपोर्ट के लिए बनाया गया था। हालांकि उन दोनों ने उस सीमेंट वाले दीवार पे से जंप लगा दिया होता है, पर वो दूसरी तरफ पहुंच नहीं पाते, इसीलिए अब वो सीमेंट वाली जगह के अंदर गिर जाते हैं। अब वो दीवार जो कि अंबुजा सीमेंट से बनी थी, वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि जब वो टेंटिकल वाला क्रिएचर जमीन में से ट्रेवल करते हुए दीवार से जाकर टकराया, तब वो वहीं पर अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है। एक अच्छा मौका देखकर अर्ल और मिकी कैसे भी करके दीवार में से बाहर निकलते हैं। अब तो उस जगह पर रैंडा भी आ गई थी, जिससे कि अर्ल और मिकी उस खतरनाक क्रिएचर के बारे में बता रहे होते हैं। रैंडा तो उस टेंटिकल वाले क्रिएचर की बॉडी को देखकर ही शॉक में रह जाती है, और उसे कहीं न कहीं लग रहा था कि जमीन के अंदर जो वाइब्रेशन में फर्क आ रहा है, वो इसी टाइप की जमीन के अंदर रहने वाले किसी बड़े क्रिएचर की वजह से हो सकता था। रोंडा अर्ल और मिकी को एक शॉकिंग बात बताती है कि ये वाइब्रेशन पहले से काफी ज्यादा थे, यानी कि ये क्रिएचर जो मर चुका है, इसके जैसे कई और क्रिएचर जमीन के अंदर घूम रहे हैं। रैंडा ने अंदाजा लगाया कि लगभग अभी 3 क्रिएचर ऐसे और मौजूद हैं जो हमारे पीछे आ सकते थे। अब वो तीनों जैसे ही वहां से जाने लगते हैं, तभी रैंडा को अपने डिवाइस के ऊपर थोड़ी सी हलचल दिखाई दी, जिससे कि वो समझ जाती है कि एक खतरनाक क्रिएचर लगातार हमारी तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए वो तीनों अपनी जान बचाकर एक पथरीले वाले इलाके के ऊपर चले जाते हैं। वो टेंटिकल वाला मॉन्स्टर तो जमीन के अंदर चारों तरफ घूम रहा था, और वो उन तीनों का इंतजार कर रहा होता है कि कब वो नीचे आए और वो उन्हें खा ले। रैंडा कहती है कि हमें इस क्रिएचर के जाने का वेट करना पड़ेगा, तब तक हम यहीं पर फंसे रह जाएंगे। अर्ल और मिकी को अब जाकर समझ में आया कि शायद से उनका दोस्त इसी तरीके से मारा गया होगा, जो कि टावर के ऊपर फंसा था। रैंडा अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बताती है कि शायद से ये क्रिएचर्स आवाज की तरफ काफी अट्रैक्ट होते हैं। जब भी हम जमीन पर चलते थे तो उससे जो भी वाइब्रेशंस निकलती थी, वो ये सारे क्रिएचर डिटेक्ट करके उनके ऊपर हमला करते थे। इसीलिए शायद आज पूरी रात हमें यहीं पर गुजारनी पड़ेगी। देखते ही देखते अब सुबह हो जाती है। अगर वो तीनों यहाँ से बाहर नहीं निकले तो वो हमेशा हमेशा के लिए फंसे रह जाएंगे। इसीलिए अब रैंडा ने कहा कि पास ही में मेरी कार खड़ी हुई है, अगर हम वहां तक पहुंच गए तो यहाँ से जल्द भाग सकते थे। वो तीनों तो अब एक बड़ी सी लकड़ी को लेकर उसकी मदद से दूसरे चट्टान के ऊपर जंप लगा रहे होते हैं। धीरे धीरे यही टेक्निक अपनाने के कारण वो तीनों गाड़ी के अंदर भी पहुंच गए थे, पर अब उस खतरनाक टेंटिकल वाले क्रिएचर ने हमला करना स्टार्ट कर दिया होता है। सही मौका मिलने पर अर्ल और मिकी गाड़ी को तेजी से भगाते हुए वहां से दूर निकल जाते हैं। अब अपनी जान बचाकर वो तीनों वॉल्टर की शॉप में आ चुके थे, जहां पर और भी सारे कस्टमर्स मौजूद होते हैं। रोंडा, अर्ल और मिकी सारे कस्टमर्स को उन क्रिएचर्स के बारे में बता रहे होते हैं कि वो कितने खौफनाक हैं, और अगर वो बिना किसी प्रोटेक्शन के बाहर चले गए तो वो क्रिएचर उन्हें मार भी सकते हैं। लेकिन यहाँ रोंडा सभी को ये भी इन्फॉर्म कर रही थी कि अगर हम हलचल बिल्कुल भी ना करें तो वो क्रिएचर हमें सेंस नहीं कर पाएंगे। वो बाकी लोगों को एक प्लान बताती है यहाँ से बाहर निकलने का। रैंडा के हिसाब से अगर हम पहाड़ी वाले इलाकों से जाएंगे तो उन क्रिएचर्स को जरा भी अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि वो टेंटिकल वाले क्रिएचर्स चट्टानों के अंदर छेद नहीं कर सकते थे, यानी कि पथरीले वाले इलाके से निकलना ही उनके लिए सबसे अच्छा होगा। अब अचानक बाहर की तरफ से मेल्विन नाम की एक लड़के की चिल्लाने की आवाज आने लग जाती है। वो तो एक खंबे के ऊपर चला गया था उन क्रिएचर से बचने के लिए। मिकी, अर्ल और रैंडा जल्द से जल्द उसकी मदद करने के लिए वहां पर आ जाते हैं। मेल्विन को सही सलामत शॉप के अंदर ले लिया गया था, पर रैंडा और मिकी के सामने तो अब एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर जमीन में से बाहर निकलता है। ये इतना खौफनाक था कि उन्हें भागने का कोई चांस ही नहीं मिलता, बट फिर भी मिकी किसी भी तरीके से रैंडा को अंदर लेकर आने में कामयाब हो गया था। हालांकि उसने देखा कि एक लड़की लगातार बिना किसी खौफ के रोड पर खेल रही है, और उसकी हलचल की वजह से क्रिएचर भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। इसीलिए मिकी अपनी जान की परवाह किए बिना उस लड़की को बचाने चला जाता है। क्रिएचर ने तो अब हलचल सुनकर दोनों के ऊपर ही हमला कर दिया था। मिकी अपनी और उस लड़की की जान बचाने के लिए एक ट्रक पर आ जाता है, जिससे कि वो क्रिएचर जल्द से जल्द उसके पास नहीं पहुंच पा रहा था। रैंडा मदद करती है मिकी की उस लड़की को लेकर वहां से निकलने के लिए, लेकिन भागते समय उसका पैर एक तारों के बीच में फंस गया था।
क्रिएचर तो लगातार तार को ही खींच रहा होता है जिससे कि वो रेंडा को खा ले, लेकिन मिकी बहुत ही ज्यादा बहादुरी दिखाता है और रेंडा को पकड़कर उसकी पैंट निकाल देता है, जिससे कि रेंडा के पैर पर लगी हुई वायर छूट गई और वो दोनों सही सलामत शॉप में आ जाते हैं। रेंडा के पैर पर काफी ज्यादा चोटें लगी थी, जिसे कि मिकी बड़े प्यार से मरहम भी लगा रहा होता है। रेंडा और मिकी दोनों के ही बीच इस खतरनाक कंडीशन के अंदर कुछ न कुछ तो चलने लगा था, शायद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे होते हैं। वो सभी लोग वहाँ पर आराम से बैठे हुए थे, तभी अचानक शॉप की फ्लोर हिलने लगी थी। सभी को यह अंदाजा लग चुका होता है कि शायद से वो क्रिएचर्स अब शॉप के नीचे से हमला करने वाले हैं। अगले ही मोमेंट में एक बड़ा सा क्रिएचर शॉप की फ्लोर को तोड़ते हुए बाहर निकल गया था, जिसने कि अपने बड़े बड़े टेंटिकल्स की मदद से वॉल्टर को पकड़ लिया होता है। सभी लोग वॉल्टर के हाथ को पकड़ के छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंत में जाकर क्रिएचर ने वॉल्टर को पकड़ लिया और अपने साथ जमीन के अंदर लेकर चला गया। यानी कि वॉल्टर की भी अब मौत हो चुकी होती है। बचे हुए क्रिएचर्स को अब पता चल गया था कि शायद से वो सारे लोग शॉप के अंदर मौजूद हैं, इसीलिए वो बाहर रुकने के बजाय अंदर आकर पूरी तबाही मचा रहे थे। वहीं अब थोड़ी दूर पर हमें बर्ट और हेनरी नाम के दो कपल्स को दिखाया जाता है, जो कि अपना शिकार करके अभी अभी लौटे थे। हेनरी ने जब दूरबीन की मदद से शॉप को देखा, तब उसे पता चलता है कि कोई चीज लगातार शॉप को डिस्ट्रॉय कर रही है, इसीलिए वो अब लगातार रेडियो की मदद से ऑल और मिकी को कांटेक्ट करने लग जाता है। यहाँ उन क्रिएचर्स ने शॉप को लगभग डिस्ट्रॉय कर दिया था और अब उन सभी लोगों के पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं होती, इसीलिए सभी लोग ऊंचाई वाली जगह पर जाकर छुप जाते हैं। रेंडा तो एक पानी की टंकी के ऊपर चली गई थी, वहीं बाकी लोग घर के टॉप पर चले गए थे। लगातार रेडियो सिग्नल्स भेजने के कारण हेनरी का रेडियो अब मिकी के रेडियो से कनेक्ट हो चुका था, लेकिन कनेक्शन में डिस्टरबेंस होने के कारण दोनों ही एक दूसरे की आवाज नहीं सुन पाते। हेनरी की वाइफ बर्ट तो अब अपना एक मशीन चला देती है जिसमें से काफी ज्यादा आवाज आ रही थी, और अब इसी आवाज को सुनकर एक क्रिएचर उनकी तरफ लगातार बढ़ने लगा होता है। जब ये सारी बातें मिकी को पता चली, तब वो रेडियो की मदद से हेनरी को ये बताना चाहता था, बट शायद हेनरी इन सारी बातों को अच्छे से समझ ही नहीं पाता। तभी अचानक एक खतरनाक क्रिएचर बेसमेंट तोड़ते हुए घर के अंदर घुस चुका था, जिनके सामने हेनरी और बर्ट मौजूद थे। हेनरी और बर्ट ने जैसे ही खतरे को देखा, वो अपनी अपनी गन लेकर उसके पर फायर करने लग जाते हैं। हालांकि उस क्रिएचर ने एक समय पर हेनरी को पकड़ लिया था, लेकिन उसकी वाइफ बर्ट उसकी मदद करती है और लगातार फायर करते हुए अपने हस्बैंड को छुड़ा लेती है। उनके पास काफी एडवांस वेपन्स थे, इसीलिए उन्होंने लगातार फायर करते हुए उस क्रिएचर को धाराशाही कर दिया था। एक समय ऐसा आता है जब वो क्रिएचर घायल होकर वहीं पर मारा गया। हेनरी और बर्ट ने तो ये बातें मिकी और उसके दोस्तों को भी बता दी होती हैं, जिससे कि सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। बट मिकी सभी को इन्फॉर्म करता है कि अभी भी जमीन के अंदर दो वैसे ही खतरनाक क्रिएचर्स मौजूद हैं, जिनसे बचते हुए हमें यहाँ से निकलना होगा। सभी लोग घर के टॉप पर मौजूद थे और वहीं जमीन के अंदर बाकी बचे हुए दो क्रिएचर्स हलचल करने लगते हैं, यानी कि उन्हें भी किसी तरीके से पता चल गया था कि उनके साथी को मार दिया गया है, और अब वो दोनों क्रिएचर्स पहले से काफी खतरनाक बन चुके थे। अब यहाँ मिकी ने सभी को एक प्लान बताया कि पास ही में मौजूद एक बुलडोजर मौजूद है, जिसके ऊपर अगर हम चढ़ जाएं तो वो इतना भारी होता था कि क्रिएचर उसे गिरा ही नहीं पाएगा। लेकिन डराने वाली बात ये थी कि बुलडोजर उनके काफी ज्यादा डिस्टेंस पर मौजूद होता है, इसीलिए अब बर्ट और हेनरी उस क्रिएचर का ध्यान भटकाने के लिए एक ट्रैक्टर को बुलडोजर की दूसरी तरफ चलाने लग जाते हैं। ट्रैक्टर की आवाज सुनकर जमीन के अंदर मौजूद वो दोनों ही क्रिएचर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे, यानी कि वो दोनों क्रिएचर्स बुलडोजर से काफी दूर जाने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर मिकी बुलडोजर की तरफ भागने लगा था, लेकिन आधे रास्ते तक पहुंचने के बाद पता चला कि वो ट्रैक्टर तो अब गिर चुका है, जिससे कि उससे आवाज भी नहीं आ रही थी, और अब वो दोनों क्रिएचर मिकी के भागने की आवाज सुनकर उसकी तरफ आ चुके थे। मिकी बड़े शांति से काम लेता है और एक ही जगह पर रुक जाता है, क्योंकि अगर उसने जरा भी हलचल की तो वो क्रिएचर उसे सेंस करके मार देंगे। देखने पर ऐसा लग रहा था कि क्रिएचर्स को पता चल जाएगा, लेकिन रेंडा ने सही समय पर पानी का पाइप ओपन कर दिया, जिसकी आवाज सुनकर वो दोनों क्रिएचर्स उस तरफ चले गए। मिकी अब लगातार भागते हुए बुलडोजर के ऊपर चढ़ जाता है। अब इसी तरीके से क्रिएचर का ध्यान भटकाकर मिकी बाकी लोगों को भी बुलडोजर के ऊपर चढ़ाता जा रहा था। धीरे धीरे करके सभी लोग बुलडोजर के ऊपर चढ़ जाते हैं। वहीं अब हेनरी और बर्ट ने अपने बेसमेंट में मौजूद रखे गए सारे सामान को मिलाकर एक बॉम्ब बना दिया था, जिससे कि जरूरत पड़ने पर वो इसे क्रिएचर्स पर मार के ब्लास्ट कर सकें। अब धीरे धीरे करके सारे लोग बुलडोजर के ऊपर चढ़ चुके थे।
बुलडोजर का वजन इतना ज्यादा था कि जमीन में मौजूद दोनों ही क्रिएचर्स टेंटिकल की मदद से उसे रोक ही नहीं पा रहे थे। यानी कि उनका ये प्लान काफी अच्छी तरीके से काम करता है। अब वो सब अपने बुलडोजर को लेकर लगातार आगे बढ़ने लगे। सभी को यही लग रहा था कि जल्द से जल्द वो टाउन में पहुंच जाएंगे और वो क्रिएचर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कुछ देर तक तो उन्हें क्रिएचर का नामो निशान तक नहीं मिलता, लेकिन जब वो अपने बुलडोजर को एक खुले जगह पर लेकर आते हैं तभी अचानक उनका बुलडोजर एक गड्ढे में गिरने लगा था। शायद उन्हीं खतरनाक क्रिएचर ने सभी को गिराने के लिए ये गड्ढे बनाए थे और अब उनका बुलडोजर पलटने के बाद सभी के पास कोई चारा नहीं होता भागने के सिवा। हेनरी तो अब तुरंत ही अपने द्वारा बनाए गए एक पाइप बॉम्ब को चारों तरफ फेंकने लगा, जिसके ब्लास्ट होने पर काफी तेज आवाज आ रही थी। वो क्रिएचर्स इतनी भी ज्यादा आवाज को सहन नहीं कर पाते, इसीलिए वो दोनों जगह से दूर जाने लगते हैं। बाकी लोग तो जल्द से जल्द भागते हुए चट्टानी वाले इलाकों तक पहुंच गए थे। इतनी तो श्योरिटी थी कि वो दोनों क्रिएचर चट्टान के अंदर छेद करके ऊपर नहीं आ सकते, यानी कि जब तक वो चट्टानों के ऊपर हैं तब तक सेफ हैं। लेकिन उन्हें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि बिना खाना पानी के वो लोग यहीं पर मर जाएंगे। तभी अचानक मिकी को एक आइडिया आता है। उसने हेनरी द्वारा बनाए गए एक बॉम्ब को रस्सी से बांध दिया और उस जगह से काफी दूर पर फेंका। मिकी अब उस रस्सी की मदद से बॉम्ब को अपने पास खींच रहा था, जिससे कि हलचल हो रही थी और उसी हलचल को सेंस करते हुए एक क्रिएचर उस बॉम्ब को चारों तरफ से पकड़ लेता है। अगले ही मोमेंट में वो बॉम्ब पूरी तरीके से ब्लास्ट हो गया था, जिससे कि उस क्रिएचर के चीथड़े उड़ जाते हैं। यानी कि उन लोगों ने मिलकर एक और क्रिएचर को खत्म कर दिया और अब सिर्फ जमीन के अंदर एक ही क्रिएचर बाकी था, जो शायद सभी क्रिएचर्स में से काफी बड़ा और खौफनाक होता है। उस आखिरी क्रिएचर को भी मारने के लिए मिकी ने यही प्लान यूज किया। उसने एक और बॉम्ब को दूर फेंक दिया होता है, जिससे कि वो क्रिएचर उसके पास आकर ब्लास्ट हो जाए। पर ताज्जुब की बात ये थी कि शायद क्रिएचर को उनके प्लान के बारे में समझ आ चुका था, इसीलिए वो बॉम्ब को अपने टेंटिकल से उठाता है और वापस उन्हीं की तरफ फेंक देता है। वो बॉम्ब्स तो बाकी रखे गए बॉम्ब्स के पास जाकर ब्लास्ट होने ही वाला था, लेकिन इससे पहले मिकी, हेनरी और बाकी सारे लोग चट्टान से नीचे कूद जाते हैं। उस जगह पर इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कि वो चट्टान धाराशायी हो गई थी, लेकिन सभी को ये पता था कि जब तक वो चट्टान पर रहेंगे तब तक ही वो सेफ हैं। सभी लोग चट्टान पर चले गए सिवाय मिकी, रेंडा और अर्ल के, और अब वो तीनों एक ही जगह पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जरा सी भी हलचल उस क्रिएचर को सेंस करा देगी कि वो यहाँ पर खड़े हैं। एक जगह पर ही खड़े रहने की वजह से कोई हलचल नहीं हो रही थी और वो क्रिएचर वापस अंदर की तरफ चला जा रहा था। हालांकि अर्ल मिकी से कहता है कि हमें जल्द से जल्द चट्टान की तरफ भागना चाहिए, बट मिकी ने कहा कि इससे हम क्रिएचर को नहीं मार पाएंगे। मिकी के हाथ में एक बॉम्ब और मौजूद था, जिससे कि वो क्रिएचर को मार सकता है। इसीलिए अब वो अर्ल को कहने लगा कि तुम मेरे पीछे भागना। मिकी अब बहुत ही तेजी से बॉम्ब को लेकर दूसरी तरफ भागने लगता है, यानी कि वो बाकी लोगों को उस क्रिएचर से बचाना चाहता था। अब दोनों भागते भागते एक खाई की तरफ पहुंच जाते हैं। मिकी ने उस बॉम्ब को दूसरी तरफ फेंक दिया था, बट उस आखिरी क्रिएचर को पता होता है कि ये उनकी एक चाल है, इसीलिए वो बॉम्ब की तरफ ना जाकर मिकी और अर्ल की तरफ आने लगा हमला करने के लिए। तभी मौका देखकर दोनों ही उस जगह से दूसरी जगह पर कूद जाते हैं और अब वो आखिरी बचा हुआ क्रिएचर काफी स्पीड में आ रहा था, इसीलिए वो जमीन से बाहर निकलकर खाई के अंदर गिर जाता है। उस क्रिएचर की तो बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो गई। मिकी के अच्छे प्लान बनाने के कारण उन सभी की जान बच गई। वो सब अब एकदम सही सलामत वॉल्टर की शॉप की तरफ आ जाते हैं। रेंडा भी अब अपना सारा रिसर्च खत्म होने के बाद वापस जा रही थी, बट मिकी जो रेंडा से प्यार करने लगा था वो उससे कह ही नहीं पाता, बट मिकी कहीं न कहीं रेंडा से प्यार करने लगा था। तभी अर्ल मिकी को मोटिवेट करता है कि तुम्हें रेंडा को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। इसीलिए अब हिम्मत करके मिकी रेंडा के पास जाकर उसे अपने प्यार का इजहार करता है और उसे बड़े प्यार से किस भी कर लेता है। यानी कि रेंडा ने भी मिकी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था और इसी तरीके से हमारी ये एडवेंचरस कहानी यही खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।